हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट जनवरी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए सीडीपी के क्वेश्चन लेके आए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला इसमें प्रश्न है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में समाज संपर्क से उत्पन्न अनुभूतियों के आधार पर होने वाला व्यवहार परिवर्तन है। प्रतिद्वंद्विता, सामाजिक अनुमोदन की इच्छा, आसक्ति व्यवहार, ये सभी। तो समाज के संपर्क से उत्पन्न होने वाली अनुभूतियों के आधार पर होने वाला जो व्यवहार परिवर्तन हो क्या कहलाता है? ये सभी कहलाते हैं, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा है, बुद्धि परीक्षण के लिए वास्तविक रूप से चुनी गई वस्तुएं बुद्धि की परिभाषा उपलब्ध कराती हैं। कार्यात्मक, वैध, विश्वसनीय, संक्रियात्मक। तो इसमें संक्रियात्मक परिभाषा उपलब्ध कराती है, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही होगा दूसरा का। तीसरा, प्रायः देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता के संबंध स्थापित करते हैं अथवा उदासीन संबंध रखते हैं, वे होते हैं अपने गुस्से को बढ़ बढ़ाकर प्रदर्शित करने वाले। केवल एक बालक अकेले अपने परिवार में अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति, अपने बड़े भाई बहन के दबाव से ग्रस्त। तो कौन सी विशेषता इसमें होती है? ये तीसरा, इसमें अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के होते हैं। तीसरा रहेगा। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न आते हैं, खाली स्थान भरना है। मैं अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। किसमें होती है? मध्य संज्ञानात्मक कौशल, आनुभविक बुद्धि, प्रक्रिया की गति, मनोस्थिति। तो इसमें मध्य संज्ञानात्मक कौशल में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है, यानी चौथा का पहला ऑप्शन सही होगा। पांचवा है, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण को आकर्षण बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षक को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस चारों ऑप्शन में से पहचानना है। तो इसमें शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, यानी पांचवा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। छठवां प्रश्न आते हैं, संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? निबंधात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो ऐसे में ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ उपयोगी होगा, यानी छठवां कौन ऑप्शन सही होगा? चौथा। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समाजमिति प्रविधि के अनुपयुक्त है? बालक की सामाजिक समस्याओं के निर्धारण में, उन बालकों को पहचानने में जो निर्देशन एवं सामाजिक संयोजन से लाभ उठा सकते हैं, कार्य एवं खेल समूहों के निर्माण में, किसी समूह में नेताओं को पहचानने में। तो सही ऑप्शन इसका तीसरा रहता है, कार्य एवं खेल समूहों के निर्माण में ये समाजमितीय प्रविधि के अनुपयुक्त किया जाता है। सातवां का तीसरा आंसर होगा। आठवां, अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को कहते हैं उपलब्धि, बुद्धि, अभिक्षमता, शैक्षिक। तो अनिवार्य और विशिष्ट योग्यताओं को सीखने की क्षमता को क्या कहते हैं? अभिक्षमता कहा जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, आठवां का तीसरा। नौवां है, विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है? चलचित्र देखने में धन का व्यय होता है। मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए, अच्छे चलचित्र ही देखना चाहिए। चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा उचित जो उत्तर होगा इसमें कि अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए, यानी 9 का कौन सा शब्द सही होगा? तीसरा। 10वां प्रश्न है, संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये है पहली अवस्था होती है, यानी 10 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा।
11वां प्रश्न, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का गुण है बालकों को कक्षा के केंद्र में स्थापित करके पढ़ाना, बालकों को उनकी आवश्यकताएं और रुचि के अनुरूप पढ़ाना, बालकों को सिर पर बिठाना, बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो इसमें सही है इसका दूसरा होगा, बालकों को उनकी आवश्यकताएं एवं रुचि के अनुकूल पढ़ाना। तो 11वां का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 12, बालक में पाए जाने वाला वैयक्तिक विभेद किस कारण पैदा होता है? आनुवंशिक एवं वातावरण के कारण, वातावरण एवं आदतें, आनुवंशिक एवं रुचि, आनुवंशिक एवं रहने का स्थान। तो पहला इसका 12 का सही होगा, आनुवंशिक एवं वातावरण। 13 है, बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है संवेगात्मक प्रवृत्तियां, जन्मजात प्रवृत्तियां, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियां, क्रियात्मक प्रवृत्तियां। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं उसको क्या कहा जाता है? बालक की मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां कहा जाता है। यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। 14वां प्रश्न आते हैं, कक्ष में अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालक वे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि न्यून होती है, बुद्धि लब्धि अधिक होती है, बुद्धि लब्धि औसत होती है, बुद्धि लब्धि सर्वोत्तम होती है। जो समस्याएं उत्पन्न करते हैं वो बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? कि न्यूनतम होती है। यानी पहला ऑप्शन सही होगा, 14 का पहला। 15 आता है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पहना बनाती है। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वह शिक्षार्थियों को सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 15 का। 16, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। तो संवेगात्मक विकास का जो अनोखा काल है वह होता है बाल्यावस्था होता है। यानी 16 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। 17, बाल्यावस्था में बच्चों में बिना उद्देश्य इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार इस प्रवृत्ति की संतुष्टि के लिए समय समय पर योजनाएं बनानी चाहिए। स्थानीय भ्रमण की, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, वाद विवाद प्रतियोगिता की, खेलकूद प्रतियोगिता की। तो इसमें सही होगा पहला, स्थानीय भ्रमण की योजना बनानी चाहिए इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति वाले बालकों को सुधार में लाने के लिए। तो 17 का पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 18 है, स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? प्रतिदर्श सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत। जो स्पीयरमैन का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है वह द्विकारक सिद्धांत से जाना जाता है। यानी 18 कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा। छात्रों का निरंतर 19वां प्रश्न, छात्रों का निरंतर आंतरिक आकलन होना चाहिए। यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा, छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो निरंतर आंतरिक आकलन करने से क्या लाभ मिलता है? कि इसमें छात्रों को अपनी कमजोरी का ज्ञान हो जाता है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 19 का तीसरा। 20वां, एक शिक्षक जो अपनी कक्षा में उत्तम वातावरण तैयार करना चाहता है उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। उसे कठोर अनुशासन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए, उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए, उसे छात्रों को निरंतर मौखिक एवं वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में व्यस्त रखना चाहिए, उसे कठोर नियमों की स्थापना बिना किसी भेदभाव के करनी चाहिए। तो उत्तम वातावरण के लिए इसमें कौन से कार्य करना चाहिए शिक्षक को? उसे छात्रों को चुनौतीपूर्ण नवीन अनुभव प्रदान करने चाहिए। नहीं, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा 20वां का। 21 प्रश्न आते हैं, शिक्षार्थियों में शिक्षण अधिगम की सबसे अच्छी विधि है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर। तो सबसे अच्छी विधि इसमें होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा 21 का तीसरा। 22 आते हैं, रीता कक्षा 4 की विद्यार्थी गणित में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर रही है, हालांकि अन्य विषयों में उसकी उपलब्धि अच्छी है। इसका संभावित कारण हो सकता है लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं,
लड़कियों के लिए गणित आवश्यक विषय नहीं है। बच्चों को गणित सीखने के लिए अधिक बुद्धिमान होना चाहिए। गणित पढ़ने के ढंग में कुछ समस्या है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा इसमें कि गणित पढ़ाने के ढंग में कुछ समस्या है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 23। अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह छात्रों में रुचि बढ़ाने की क्रिया है। यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूत करती है। यह आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। यह क्रिया को आगे बढ़ाती है तथा उसे दिशा देती है। तो प्रेरणा के संबंध में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है वह पहचानना है इसमें। तो ये दूसरा इसमें कि यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मजबूत करती है, तो ये इसका सही नहीं है। 24 है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया कार्य विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी पूरे वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें चौथा इसमें परीक्षा से ये हमको जानकारी मिल सकती है। 24 का चौथा सही होगा। 25 है, जब एक छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती, प्रचार से शिकायत, वास्तविक कारण की खोज, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करें। तो इसमें वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, यानी 25 का कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा सही होगा। 26 है, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। तो इसमें पहला ऑप्शन होगा, इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। 26 का पहला। 27 है, बालक में मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। डिस्फेजिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया। मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? डिस्फेजिया बोलते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही होगा 27 का पहला। 28 प्रश्न है, समावेशी शिक्षा अपनी कक्षा में शामिल करती है अपंग शिक्षार्थियों को, नेत्रहीन शिक्षार्थियों को, सामान्य शिक्षार्थियों को, इन सभी को। जो समावेशी शिक्षा होती है वो सभी को शामिल करती है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा 28 का। 29, एक ऐसा बालक जिनकी माता का देहांत हो चुका है को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह उस बालक को गृह कार्य न दे, उस बालक के प्रति भिन्न व्यवहार प्रकट करे, इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह सामान्य व्यवहार करे, उस बालक की शिक्षा व्यवस्था अलग ढंग से करे। तो इसमें सही होगा कि इस तथ्य को अनदेखा कर अन्य बालकों की तरह समान व्यवहार करें, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा 29 का। 30वां प्रश्न है, सृजनात्मक कार्य के लिए बुद्धि का एक न्यूनतम स्तर आवश्यक है। इस कथन की व्याख्या करता है देहली मॉडल, साइमन परीक्षण, अभिप्रेरणा मॉडल, इनमें से कोई नहीं। तो ये देहली मॉडल इस कथन की व्याख्या करता है, यानी तीसरा कौन ऑप्शन सही होगा? पहला होगा। इस तरह से हम लोग देखिए महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि CDP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीटेट के दोनों एग्जाम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं, तो परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।